वोरा साहब, असल में चीज ये है कि वो हमने एक कहावत सुनी है ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। मुझे लगता है काठ की हांडी 11 बार चढ़ चुकी है, 11 साल से चढ़ी हुई है। और वो काठ की हांडी इसलिए चढ़ी हुई है कि लोगों को जो झूठ बोल के चीजें परोसी जाती थी, वो अलग अलग तरीके से पेश की जाती थी। जैसे 2014 में क्या बोलना है, 2017 में क्या बोलना है, 2019 में क्या बोलना है, 2022 में क्या बोलना है, 2024 में क्या बोला गया था। वो झूठ के नए नए प्रकार इजाद करते रहते हैं, नए नए षड्यंत्र बनाते रहते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं, कभी दूसरे ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी दो शब्दों से आप मेरी सारी बात समझ गए होंगे। तो ये सारे काम ये करते हैं। एसआईआर भी एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। पहले वोट चोरी करने के लिए आपको कई कई तरीके करने पड़ते थे। वो तरीके क्या थे? वोट चोरी करने के लिए बैलेट बॉक्स जब बैलेट से चुनाव होते तो बैलेट बॉक्स में 10-20 वोट आप फर्जी डाल लीजिए, बैलेट बॉक्स में पानी डाल दीजिए, बूथ लूट लीजिए। लेकिन छोटे मोटे काम होते हैं, बड़ी मेहनत के काम होते थे। बड़ी बड़ी फौजें इसमें उतारनी पड़ती थी, खर्चा भी बहुत होता था। फिर जब से ईवीएम आया तो उसका तरीका निकाला गया कि उसमें क्या है कि 5 बजे के बाद वोटिंग बढ़ा दीजिए, उसके बाद परसेंट घटा दीजिए, परसेंट बढ़ा दीजिए, है ना। लोगों को शराब पिलाइए, लोगों को वोट खरीदिए। ये कितने तरह के काम करने पड़ते थे। निर्दलीय का उम्मीदवार का खर्चा उठाना, क्योंकि उनके उनके नाम पे जो एजेंट घुसाए जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, वो सारे उनके अपने तो होते हैं, वो उनका खर्चा उठाना। तो बहुत सारे तरीके अपनाए गए और सब में मेहनत वाले काम थे। एफआईआर एक ऐसा काम है जिसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं। जिसकी वोट हमें नहीं चाहिए या हमें पता है वोट नहीं देगा, उसकी वोट मतदाता सूची से गायब। और जैसा कि दुबे जी ने कहा कि पन्ना प्रमुख जो है ना उनका, वो बड़ा एक इनका बुनियादी हथियार है, बुनियादी और मजबूत हथियार। अब उससे भी सारे काम करने के बाद जब एसआईआर चलाई गई तो इस तरह का आप देखिए भी जो मामला आएगा खुल के, तो 65 लाख वोट जब छपेंगी, ये इनके नाम प्रकट होंगे, तो जो घोटाला निकल के आएगा उसमें उसमें मुसलमान बहुत कम होंगे। और आप देखना कि महिलाएं, जब 33 लाख महिलाएं बताई हैं शायद योगेंद्र यादव ने अपनी से, मरे हुए लोग बहुत कम निकलेंगे। जो 7 लाख लोग प्रवासी हो गए हैं उनमें भी बहुत कम लोग निकलेंगे। यानी कि 65 लाख की जो सूची प्रकाशित होगी उससे नियत का पता लग जाएगा कि एसआईआर क्यों की जा रही थी। आप और हम तो समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता को जब ये सबूत के साथ पेश होंगे 65 लाख वोटरों की लिस्ट, तो पता लगेगा कि कितने बड़े घोटाले हो रहे थे। खाली मुसलमान ही नहीं, वो लोग भी, दलित भी, पिछड़े भी उनके निशाने पर थे। अब आते हैं राहुल गांधी की यात्रा। वोरा साहब, आपको याद दिला दूं कि जो पदयात्राओं की जो शुरुआत की थी, हमारे भारत ने ही विश्व को इसकी सौगात दी है। तो दांडी मार्च के रूप में पदयात्रा शुरू हुई थी। हर पदयात्रा का रिजल्ट निकला है, परिणाम निकला है, इतिहास गवाह है। 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तो उसका एक परिणाम निकला था। उसका परिणाम ये था कि 1942 में हमने भारत छोड़ो का नारा दिया, पूर्ण स्वदेशी का नारा दिया, और 47 में आजादी हासिल की। ये उस दांडी मार्च का रिजल्ट था। उसके बाद आप देखते हैं 1935 में चीन का माओ लॉन्ग मार्च निकालता है और 13,000 किलोमीटर की यात्रा करता है, और 1948 में चीन को कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन करके लेके चला गया। इसके बाद एक पद यात्रा और होती है मार्टिन लूथर किंग की, जिसमें काले लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाया जाता है। और ये यात्रा 80 किलोमीटर की थी। ये क्या नाम है आपकी, सेल्मा से मेंटगोमरी तक हुई थी, जिसमें जो है काले लोगों को वोट देने का अधिकार देना पड़ा, मजबूर होकर देने। उसके बाद एक यात्रा शुरू होती है, नेल्सन मंडेला ने भी शुरू यात्रा की थी। इसके बाद आपका आ गया यासर अराफात ने भी लॉन्ग यात्राएं की थी, और उसके परिणाम निकले थे। तो अब आप देखिए कि इन अधिकारों के लिए पद यात्राओं का महत्व समझिए। वो महत्व बहुत, रिजल्ट सकारात्मक रूप से निकल गया। लेकिन आप देखिए चंद्रशेखर ने यात्रा की 4,000 किलोमीटर की, दिल्ली से कन्याकुमारी से दिल्ली तक की यात्रा की। इसके बाद यात्रा की आपकी राहुल गांधी ने भी 22-23 में यात्रा की। उसके सुखद परिणाम आए। राहुल गांधी को जो पप्पू ब्रांड की छवि थी उससे मुक्ति दिलाई, और राहुल गांधी एक नेता के रूप में उभर के आए। उनकी बात में दम निकला, जो भी कहा उस बातें सच्ची निकली। तो यात्राएं आदमी के महत्व को बढ़ाती है। एक यात्रा और हुई थी हमारे यहाँ आडवाणी जी की भी,
चूंकि वो सही, उसके क्या नाम है, सही विचार को लेकर नहीं चली तो उसके परिणाम हिंसा में निकले। तो यात्राओं के परिणाम तो निकलते ही। और ये जो लोकतंत्र बचाओ यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कायदे में वैसे इसका नाम ये होना चाहिए था, वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ। मैं दुर्गा की बात से सहमत। उसका पूरा नाम होता वोट बचाओ, वोट भी बचाने का नारा होता है, लोकतंत्र बचाने का नारा भी। वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के रूप में अगर ये बात जनता के बीच जाती है, और अब चली जाएगी। खैर अभी तो यात्राएं शुरू करनी है, शुरू बिहार से हुई है क्योंकि बिहार में चुनाव है। मेरा मानना है कि अगली यात्रा बंगाल चुनाव में हो तो बंगाल में यात्रा निकले, कर्नाटक में हो तो कर्नाटक में निकले, यूपी में हो तो यूपी में निकले। जहां जहां भी चुनाव हो वहां 6 महीने पहले इस यात्रा को निकालना बहुत जरूरी है। ये यात्रा अब रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यात्राओं के परिणाम हमेशा इतिहास गवाह सुखद रहे हैं। और हमारा देश घुमक्कड़ घुमंतु सन्यासियों का, घुमंतु लेखकों का देश रहा है। याद कीजिए राहुल सांस्कृतायन को, जिसने घूम घूम कर कितनी किताबें लिखी, 17 भाषाओं का ज्ञाता। अगर वो घूमने का शौक घुमंतु प्रवृत्ति का ना होता, इतनी किताबें ना लिख पाता। तो हमारे घुमंतु हमारे खून में है, घूमना हमारे खून में है, पद यात्रा हमारे खून में है। इस बात को गांधी ने बहुत जल्दी पहचान लिया और इसी बात को पहचान करके राहुल गांधी भी मैदान में है, पद यात्राएं पर निकले हैं। तो पद यात्राओं का दौर दिग्विजय जी लोकतंत्र को बचा के ले जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और जब पद यात्राएं निकलती है तो मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल कारवा, लोग आते गए और कारवा बनता चला गया। तो आपको जानिबे मंजिल आप अकेले भी चलेंगे और आपका मकसद सही है और जनता उस मकसद को पकड़ ले तो कारवा बनने में 5 मिनट का समय लगता है, कारवा बनता चले। जब ये राहुल गांधी निकले हैं मैदान में, तो मेरा ये मानना है यात्राएं अगर रोक देंगे तो लोकतंत्र भी रुक जाएगा और राहुल गांधी को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, अनवरत यात्राएं चलती रहनी चाहिए पूरा देश, क्योंकि SIR भी पूरे देश में होनी है, इसलिए यात्रा भी पूरे देश में होनी चाहिए। तो ये इस चीज के साथ मैं कहता हूं कि यात्राएं लंबी चले, रोज चले, हमेशा चले, हम हमेशा घुमंतु बने रहे। और एक मिसाल और बता दूं जोरा जी, फिर अपनी बात खत्म करूंगा, कि गुरु नानक देव जी एक गांव में गए, उनकी बहुत आवाभगत हुई। तो जब वो चलने लगे वहां से, तो उन्होंने कहा भाई गुरु जी जाते समय को आशीर्वाद दे दो। गुरु जी ने कहा उजड़ जाओ। दूसरे गांव में गए, वहां बहुत बदनामी हुई, मतलब उनका अपमान हुआ गुरु जी का, गुरु नानक देव का। तो लोगों ने कहा जातिवाद, उनके जो चेले थे बाला और मर्दाना, कि गुरु जी अपमान तो हो गया, कुछ आशीर्वाद भी दे दो। बोला हाँ इनको आशीर्वाद देता हूँ, बचते रहे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए कहा कि जो बदतमीज अपमानित करने वाले लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो अपने घर में बसे रहें, ठीक रहेगा। बाहर जाएंगे, बाहर बदनामी करेंगे, बाहर भी अपमान करेंगे। और उजड़ने वाला का जो मैंने आशीर्वाद दिया, अच्छे लोगों को दिया कि जाएं और हर जगह अच्छाई फैलाएं। जब जितना उजड़ेंगे उतनी अच्छाई फैलेगी। तो यात्रा उस चीज का नाम है कि हम हमेशा घुमंतु बने रहें, हमेशा यात्री बने रहें। और जीवन में एक और सीख होती है हमारे, जो हमें बताया जाता है, हम जीवन भर छात्र बने रहे, कभी अध्यापक न। तो हम छात्र बने रहे, घुमंतु बने रहे, यात्राएं करते रहे, लोकतंत्र भी बचेगा, देश भी बचेगा और निश्चित तौर पर बचेगा। और जो फासिस्टवादी ताकतें हैं तो वो कुछ समय के लिए कामयाब होंगी, उनकी काठ की हांडी एक ही बार चढ़ेगी, ये हम साबित कर देंगे और ये पद यात्राएं साबित कर सकती है। जी।